हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। इस सेशन में हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझेंगे, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लास्ट क्लास का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इसको कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इट इज सेइंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी किसका, R2 ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, नॉट R2, सेकेंड ऑर्बिट, मतलब n इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन एटम का निकालना है। अच्छा, अल्फा नॉट दिया हुआ है, मतलब अल्फा नॉट मतलब जो ए नॉट होता है, ए नॉट मतलब जो R1H होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, ये था ए नॉट की जगह पे इस प्रॉब्लम में दिया है अल्फा नॉट। ये जी एडवांस 2012 के क्वेश्चन हैं। ओके, सो लेट्स गेट इट हाउ टू डू इट। काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी एन स्क्वायर। अच्छा, किस ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का, तो मतलब वी एन मतलब V2 हो जाएगा यहाँ पे। सो V2 स्क्वायर, वी एन का एक्सप्रेशन सबको पता होगा, उसी को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखो हमें ऑलरेडी पता है एम वी एन आर एन इक्वल्स टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। सेकेंड के लिए क्या होगा, एम वी टू आर टू इक्वल्स टू 2H/2 पाई। पहली बात तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे वी टू का वैल्यू कितना आएगा, H डिवाइडेड बाई M/2, ये V है, हाँ, M/2 एंड पाई, दिस वैल्यू। नाउ इसका स्क्वायर करोगे तो आपको इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। वंस यू स्क्वायर ऑफ दैट यू गेट V2 का स्क्वायर का वैल्यू H स्क्वायर डिवाइडेड बाई M स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड R2 का स्क्वायर। फाइन, सो हाफ M V2 के स्क्वायर की जगह पे H स्क्वायर M स्क्वायर पाई स्क्वायर R2 का स्क्वायर। उनमें से सबसे पहले क्या होगा, ये M और M स्क्वायर कट जाएगा, एक M बचेगा नीचे बस, और अभी तक सब सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, R2 का वैल्यू पुट करेंगे, वो भी हाइड्रोजन आटम के लिए, ठीक है। तो अगेन R2 का वैल्यू क्या आएगा, R2H आएगा एन स्क्वायर बाई जेड, मतलब 2 स्क्वायर बाई जेड, जेड मतलब 1 × A0, यही होता है ना आर एन का फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे बेसिकली आर गेटिंग 4A0। लेट्स पुट इट, A0 मीन्स अल्फा नॉट, हाँ। तो हाफ, इसका वैल्यू आएगा हाफ H स्क्वायर डिवाइडेड बाई M पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 अल्फा नॉट का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M पाई स्क्वायर 16 अल्फा नॉट का स्क्वायर। ऑलराइट, दैट मीन्स 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, दैट गिव्स मी H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32M पाई स्क्वायर अल्फा नॉट का स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है, 32 पाई स्क्वायर M अल्फा नॉट का स्क्वायर, यस, दैट्स हाउ वी गेट इट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाट इज दिस। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक एटम हम ले लेते हैं। हमारे एग्जांपल्स के लिए हम हीलियम एटम लेंगे, हमारे एग्जांपल्स के लिए हम हीलियम एटम लेंगे। हीलियम एटम में आपको पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2, 2 एटॉमिक नंबर मीन्स 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो, मान लो कोई भी हम एटम लेंगे या फिर कोई भी हम आयन ले सकते हैं, बट हमें हमेशा एक सिंगल एटम या फिर एक सिंगल आयन लेना है। तो एक सिंगल एटम या एक सिंगल आयन पे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो रहता है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप उठा सकते हो। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप चूज कर लो। 20 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन चूज कर लो, पर कंडीशन एक ही है कि जो एटम या फिर आयन है वो एक ही होना चाहिए। तो एक ही आयन के अंदर या फिर एक ही एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपको चूज करना है। मैंने जानबूझ के हीलियम लिया क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक होंगे इलेक्ट्रॉन 1, एक होंगे इलेक्ट्रॉन 2, किसके पास, हीलियम के पास। अब कार्बन लो, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप चूज कर सकते हो कंपैरिजन के लिए, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ all 4
क्वांटम नंबर्स। व्हाट डज इट मीन? इसको समझने के लिए एक बात समझो, इस पूरे प्लेनेट में, पूरे के पूरे प्लेनेट में किसी भी दो इंसान का फिंगरप्रिंट, किसी भी दो इंसान का फिंगरप्रिंट 100% मैच कभी कर सकता है क्या? नहीं। हाँ, 50% कर सकते हैं, 25% कर सकते हैं, 75% कर सकते हैं, पर 100% कभी भी मैच करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस पूरे प्लेनेट को एक एटम मान लो और हम लोग इंसान एक एक इलेक्ट्रॉन मान लो, तो कोई भी दो इंसान उठा लो, कोई भी दो, उनके फिंगरप्रिंट्स कभी भी 100% मैच नहीं करेगा। करेक्ट। सिमिलरली हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन से? दो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2। इन दोनों इलेक्ट्रॉन का फिंगरप्रिंट कभी भी 100% मैच नहीं करेगा। नाउ इलेक्ट्रॉन्स का फिंगरप्रिंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का फिंगरप्रिंट्स मतलब होता है उनके क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो एक एटम में, अगेन रिपीटिंग, एक एटम में या फिर एक आयन में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आप उठा लो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के फिंगरप्रिंट मतलब चारों क्वांटम नंबर 100% मैच कभी नहीं करेगा। 25% कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, 75% कर सकते हैं, पर 100% मैच कभी नहीं करेगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट, इलेक्ट्रॉन्स के फिंगरप्रिंट्स को ही क्वांटम नंबर्स हम बोलते हैं। गॉट इट? तो यही है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2, इनके फिंगरप्रिंट मतलब क्वांटम नंबर्स किस तरीके से कभी भी मैच नहीं करेगा, बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ हीलियम। ठीक है, तो आपने देखो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताएं। अगर आप क्लास 10th वाला कन्फिगरेशन समझोगे, इट्स जस्ट 2, वो भी दो इलेक्ट्रॉन है, किस शेल में? के शेल में। राइट। के शेल मतलब क्या? के शेल में छुपा हुआ सबशेल कौन सा है? अगर आप याद करोगे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, के शेल में मतलब फर्स्ट शेल में छुपा हुआ सबशेल होता है 1s। 1s सबशेल में छुपा हुआ जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक वैल्यू होते हैं एम के एक वैल्यू मतलब एक ही ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स। करेक्ट। और एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन दो हो सकते हैं। एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। करेक्ट। मतलब 1s फर्स्ट शेल के अंदर जो 1s सबशेल होते हैं, 1s सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं जिसका नाम भी 1s ही है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट। तो अगर पुराना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन। न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे, के शेल के अंदर मतलब फर्स्ट शेल के अंदर जो 1s सबशेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि के शेल के अंदर बस एक ही सबशेल है, कोई और सबशेल है ही नहीं। तो के शेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है मतलब 1s सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को हम यहां पे यूज करेंगे। तो के शेल में दो इलेक्ट्रॉन है मतलब के शेल के अंदर छुपा होता है 1s सबशेल, इसमें होंगे दो इलेक्ट्रॉन। एक होंगे इलेक्ट्रॉन 1, एक होंगे इलेक्ट्रॉन 2। करेक्ट। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के हम चारों क्वांटम एन वैल्यू निकालेंगे, एल वैल्यू निकालेंगे, एम वैल्यू निकालेंगे, एस वैल्यू निकालेंगे। इसका भी एन वैल्यू निकालेंगे, एल एम एस। इलेक्ट्रॉन 1 के भी चारों क्वांटम नंबर मतलब पूरा फिंगरप्रिंट निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन 2 के भी चारों क्वांटम नंबर मतलब पूरे के पूरे फिंगरप्रिंट निकालेंगे और देखेंगे चारों क्वांटम नंबर सेम है, मतलब 100% मैच कर रहा है फिंगरप्रिंट या नहीं, मतलब चारों क्वांटम नंबर के सेट्स मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये के शेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1s सबशेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो 1s सबशेल के लिए मुझे बताओ एन वैल्यू कितनी होती है? 1s सबशेल मतलब बेसिकली एस सबशेल होता है, 1 मतलब ये किस शेल के अंदर है। करेक्ट। के शेल मतलब फर्स्ट शेल, और जो शेल होता है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एन होता है। तो 1s सबशेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 दोनों ही 1s सबशेल में है, मतलब फर्स्ट शेल के अंदर ही है ना। के शेल के अंदर ही है मतलब फर्स्ट शेल के अंदर ही है। तो एन का वैल्यू दोनों केस में 1 होगा। अरे मैच कर गया थोड़ा सा, चारों क्वांटम नंबर है मतलब 25% मैच तो कर गया, है ना। देन एक काम करते हैं हम, एल वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, अब एल वैल्यू एन पे डिपेंडेंट है। एन अगर 1 है, एल वैल्यू क्या होगा? 0 to n-1। तो 0 to n-1, n-1 मतलब 1-1 जो कि 0, 0 to 0 क्या होता है? एल का वैल्यू 0, यहाँ पे भी एल का वैल्यू 0। अरे 50% मैच कर गया, दोनों मैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 के लिए एन एल दोनों मैच कर गया। अच्छा, एल 0 तो एम कितना होता है? -L2 + L, -0 to +0, ये भी 0। अरे 75% मैच कर गया।
बचा एस, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर आपको पता है इट इज टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया था कि जो के शेल के अंदर मतलब फर्स्ट शेल के अंदर छुपा होता है वन एस सब शेल, वन एस सब शेल के अंदर एम का एक ही वैल्यू होता है, एक ही वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल, वन एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। जो एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल को हम एक बॉक्स देके रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ऑर्बिटल में मतलब एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन कैसे होते हैं मैं दिखाता हूं। वन एस सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन अप एक का स्पिन डाउन, इस तरीके से रहता है, करेक्ट है। जब इस तरीके से अप स्पिन और डाउन स्पिन पे रहेगा तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें अभी इस 1s2 मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनके स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है। अगर इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में है तो स्पिन क्वांटम नंबर होता है प्लस हाफ, इलेक्ट्रॉन अगर डाउन स्पिन में है स्पिन क्वांटम नंबर होता है माइनस हाफ, ठीक है। एक होता है प्लस हाफ, एक होता है माइनस हाफ। तो बताओ क्या ये जो सेट्स ऑफ फिंगरप्रिंट और ये जो सेट्स ऑफ टोटल फिंगरप्रिंट मतलब ये चारों क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर क्या 100% मैच नहीं कर रहा है? नहीं। कितने परसेंट मैच कर रहा है? 75%। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस प्लेनेट में दो इंसान का फिंगरप्रिंट 75% मैच कर सकता है, पर 100% मैच कभी नहीं करेगा, बिकॉज एवरी वन इज यूनिक। बट कंडीशन एक ही है, प्लेनेट एक ही होने चाहिए। दो प्लेनेट को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दो प्लेनेट के ह्यूमन को कंपेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली एटम एक ही होने चाहिए, उस एक ही एटम के अंदर की कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दो अलग अलग एटम के दो इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। जैसे आप हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन टू दोनों हीलियम का ही है, तभी हम ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वांटम नंबर तो सेम हो गया, चौथा क्वांटम नंबर इनके लिए डिफरेंट है। दैट्स व्हाई नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट्स ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। दिस इज व्हाट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज। गॉट इट? नाउ आप ये मुझसे पूछ सकते हो सर व्हाई ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मतलब एक बॉक्स में, एक अप स्पिन में रहेगा एक डाउन स्पिन में रहेगा, क्यों नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में डाउन स्पिन में डाउन स्पिन में रह सकता है? तो दैट टू अंडरस्टैंड दैट आपको एक फोर्स के बारे में सीखना है जिसको बोलते हैं पाउली रिपल्सिव फोर्स। अब ये सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स आते हैं जो कि आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, तो जस्ट समझो वट एवर आई एम सेइंग। पाउली रिपल्सिव फोर्स के हिसाब से अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है तो इसको आप कैसे कर सकते हो? तो एक ऑर्बिटल में आप बेसिकली इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन आप स्पिन में रख सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में रख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन आप एक इलेक्ट्रॉन को डाउन स्पिन में रख सकते हो। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन यहाँ पे सेम होता है, इन दोनों केस में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन होगा, तो डेफिनेटली इनके बीच में होगा रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देखने को मिलता है, और जहां पे भी रिपल्शन होता है सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। अगर सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा इट मीन्स ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए पाउली रिपल्सिव फोर्स, ये जो रिपल्सिव फोर्स है ना, ये एप्लीकेबल कब नहीं होगा, रिपल्शन फोर्स कब एप्लीकेबल नहीं होगा? सो जब इलेक्ट्रॉन एक अप स्पिन में रहेगा एक डाउन स्पिन में रहेगा, देयर विल बी नो पाउली रिपल्सिव फोर्स। कोई भी पाउली रिपल्सिव फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा या स्टेबल सिस्टम बनाएगा। दैट इज व्हाई हमेशा एक ऑर्बिटल में मतलब एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में एक इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में ही होना चाहिए। दैट्स व्हाट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड पाउली रिपल्सिव फोर्सेस। गॉट इट? समझ में आ गया? बस यही बोलता है ये कि पहली बात तो दो इलेक्ट्रॉन एक अप स्पिन में, दो अगर एक बॉक्स में या एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, एक अप स्पिन में रहेगा दूसरा डाउन स्पिन में रहेगा। दूसरा क्या कहता है, एक एटम या एक आयन के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आप उठा लो, फिंगरप्रिंट मतलब चारों क्वांटम नंबर 100% मैच कभी नहीं करेगा, उससे कम कर सकता है 25 50 75, बट नॉट 100%। ठीक है, अगर सारे क्वांटम नंबर मैच कर भी गए स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाएगा, या फिर ऐसे केसेस भी है जहाँ पे बाकी भी डिफरेंट हो सकता है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं फर्स्ट शेल में है कहीं पे सेकंड शेल में है तो n=1 होगा n=2 होगा डिपेंडिंग ऑन शेल। गॉट इट?
आगे बढ़ते हैं। हंट्स रूल क्या कहता है? ये रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये रूल ये क्या बताएगा आपको, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये आपके पास पी ऑर्बिटल्स है, पी सबशेल है, सॉरी, और पी सबशेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? पी सबशेल में बेसिकली 3 ऑर्बिटल होता है। क्या क्या नाम उनका? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना? तो पी सबशेल में जब 3 ऑर्बिटल, एक पी एक्स, एक पी वाई, पी जेड, तो अब मान लो मुझे पी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे फिल करूं? अब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 6 इलेक्ट्रॉन। पर मान लो मुझे 4 ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है पी सबशेल में। हंट्स रूल ये बताएगा 4 इलेक्ट्रॉन को मैं लिखूं कैसे, फिल कैसे करूं। पहली बात तो ये है, एक बॉक्स में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमने समझा अप या डाउन स्पिन। अप तो हो नहीं सकता एक बॉक्स में, या डाउन डाउन तो हो नहीं सकता, तो ये तो हम फॉलो करेंगे नहीं कभी। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करके अगर हम हर्ट्ज रूल को अप्लाई करेंगे। बट ये 4 इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कैसे रखेंगे? तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। हम ऐसे रख सकते हैं, एक अप, 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 डाउन, ऐसा कर सकते हैं। फिर ऐसा भी कर सकते हैं, अप, 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 डाउन, है ना? फिर ऐसा कर सकते हैं, अप, 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 यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। फिर ऐसा कर सकते हैं, डाउन, 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 यहाँ पे आप कर सकते हैं। या फिर डाउन, 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 यहाँ पे आप कर सकते हैं। और भी कर लेते थोड़ा सा, सॉरी ये तो नहीं, यहाँ पे मुझे इसी में से किसी को ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से। ओके, तो यहाँ पे कुछ और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? लेट मी कॉपी इट। ना और ड्रॉ कर देते, जैसे कि ऐसा हो गया, डाउन, 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 बीच में आप कर दिया, या फिर ऐसा अप डाउन कर दिया, ठीक है? देन अप, अप, डाउन, फिर डाउन, ऐसे ये भी कर सकता हूं मैं। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आई कैन फॉलो। और भी 2-4 कर ले, मतलब जितने सारे पॉसिबिलिटीज हो वो सारे ड्रॉ कर लो। एक और, वन मोर, दिस वन, जैसे ऐसा कर सकते हैं हम, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, ऐसे बीच में गैप छोड़ दिया हमने, ठीक है? वन लास्ट, सो दैट इट लुक सिमेट्रिक। एंड जैसे ऐसा मान लो क्या किया हमने, अप या डाउन, डाउन, अप, और यहाँ पे अप कर लेते, ऐसे रैंडमली मैंने कुछ भी फॉलो कर लिया। परफेक्ट, यस। हाँ, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे भी रख सकता हूँ, पर हाँ रिमेंबर हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो यहाँ पे प्रॉपरली करेंगे। ना क्वेश्चन इज, हंट्स रूल ये बताएगा इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। मतलब कैसे हम इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन को पी ऑर्बिटल में, मतलब पी सबशेल में रख सकते हैं। देखो ये पूरा का पूरा है पी सबशेल। पी सबशेल के अंदर पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 है बॉक्स, 3 है ऑर्बिटल। समझ में आ गया? तो पी ऑर्बिटल्स में या पूरे के पूरे पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे हम रख सकते हैं हम समझेंगे। तो हंट्स रूल, Hund's rule talks about how to fill electrons in subshell, in a subshell, और ऑर्बिटल्स सबशेल के अंदर, या सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इसको करने के लिए उन्होंने पहली बात तो एक रूल बनाया, इसको हम बोलते हैं नंबर 1, हंट्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब 2 कैपिटल एस प्लस 1 होता है। कैपिटल एस क्या है, विल टॉक अबाउट दैट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब है, तो एक काम करते हैं हम सबको P4 को यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। P4 को अगर हम यहां पे ड्रॉ करेंगे
सबका हम क्या करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए पहले सबका आपको स्पिन निकालना पड़ेगा। टोटल स्पिन कैपिटल एस, टोटल स्पिन कैपिटल एस। वंस यू फाइंड टोटल स्पिन देन यू कैन फाइंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो कि 2s+1। ऑलराइट, नाउ टोटल स्पिन हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के टोटल स्पिन हम कैसे निकालेंगे। जो इंडिविजुअल स्पिन है इनको ऐड करके, जैसे अप स्पिन का मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस ऑफ, डाउन स्पिन का मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू माइनस ऑफ। तो देखो यहाँ पे कितना आया, तो समझना यहाँ पे अप स्पिन मतलब प्लस ऑफ माइनस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ। तो हम क्या करेंगे, इन सब का मॉड वैल्यू लेंगे, ये लिख के कि प्लस ऑफ माइनस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ। बार बार मैं ऐसे दिखाऊंगा नहीं, एक दो बार मैं दिखाता हूं। ये हो गया प्लस ऑफ, ये है माइनस ऑफ, ये है प्लस ऑफ, ये है प्लस ऑफ। अप स्पिन मतलब प्लस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, डाउन स्पिन मतलब माइनस ऑफ। तो सब सारे स्पिन क्वांटम नंबर को ऐड करेंगे, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, इसका जो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है आपको, विच इज, इसका वैल्यू आपको मिल रहा है इज इक्वल टू, देखो पहली बात देखो, प्लस ऑफ माइनस ऑफ मॉड के अंदर कट जाएगा बच्चा, हाफ हाफ मतलब वन, मॉड वन मतलब वन ही होता है, वन होता है। ठीक है, सिमिलरली इसके करो, ये देखो ये प्लस ऑफ माइनस ऑफ ये तो पहले ही कट जाएगा, हटाओ इसको, तो प्लस ऑफ इसका भी वन, इसका देखो प्लस ऑफ माइनस ऑफ ये भी कट जाएगा, तो प्लस ऑफ इसका भी वन, नो इशू। इसका देखो प्लस ऑफ माइनस ऑफ कट जाएगा, माइनस ऑफ का मॉड वैल्यू क्या होता है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। प्लस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ, ये प्लस ऑफ माइनस ऑफ कट गया, माइनस ऑफ मतलब माइनस वन का मॉड मॉड्यूलस क्या होता है, +1 ही होता है, ये भी वन ही है ना। सेम इसमें देखो ये कट गया, ये भी वन आ जाएगा। इसमें देखो ये भी कट गया, प्लस ऑफ माइनस ऑफ कट गया, तो माइनस ऑफ इसका भी वन आ रहा है, स्पिन टोटल स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू। इसमें देखो प्लस ऑफ माइनस ऑफ पूरा कट गया, सब कुछ कट गया, जीरो। प्लस ऑफ माइनस ऑफ कट गया, प्लस ऑफ माइनस ऑफ ये भी कट गया, इसका भी जीरो, ये भी जीरो, एंड लास्ट ये भी प्लस ऑफ माइनस ऑफ जीरो हो गया, फिर से प्लस ऑफ माइनस ऑफ ये भी जीरो हो गया। देखो मैंने इस तरीके से सबका टोटल स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू निकाल लिया है। ये जब निकाल लिया, अब बताओ 2s+1 इसको हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। 2s+1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो सिंपली, s का वैल्यू 1 है तो 2s+1 होगा 3, तो यहाँ पे आएगा 2s+1 का वैल्यू 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 0 + 1 = 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब इससे क्या समझ में आता है, हंट्स ये कहता है ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो वैल्यू है, ये जिस कॉन्फ़िगरेशन का ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा दैट कॉन्फ़िगरेशन वुड बी मोस्ट स्टेबल। इसका मतलब ये है, ये जो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 1 1 निकला है, मतलब 3 नहीं है, 3 ही मैक्सिमम है देखो, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब मैक्सिमम, अच्छा, वैल्यू ऑफ 2s+1 जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और वैल्यू जितना कम होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, उतना स्टेबिलिटी कम होगा। डेफिनेटली P4 कॉन्फ़िगरेशन दैट वुड बी करेक्ट जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो ये तो पहले ही इसको मैंने कट कर दिया, क्योंकि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम है तो स्टेबिलिटी भी कम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस रूल के पहले, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगा तो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मतलब इनमें से क्या कुछ भी हम लिख सकते हैं, सारे कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करेक्ट है। द आंसर इज ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो ये कॉन्फ़िगरेशन अभी भी बचा है, विच वाज ये सारे बचा हुआ है, लेट मी पेस्ट हियर,
एंड यहाँ पे भी एक बचा है और देखो कुछ तो कट गया ना, बस। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अभी भी बचा है। क्या ये सारे कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है P4 का? द आंसर इज नो। इनमें से कुछ करेक्ट होंगे, कुछ रॉन्ग होंगे। तो इसमें से भी फिल्टर आउट करने के लिए, क्योंकि अभी फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट रूल है हंट्स का, ये डिफाइन बता नहीं पा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है या कौन कौन सा करेक्ट है। तो इसके लिए इस अगर फर्स्ट रूल नहीं बता पा रहा है तो उसके लिए हमें सेकेंड रूल चाहिए, जिसका नाम है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी। ऑलराइट, मैक्सिमम ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि अगर ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी क्या है, इसका होता है 2 L+1। कैपिटल एल समझ में आ गया, टोटल स्पिन को ऐड करना पड़ता है। कैपिटल एल क्या है? देखो, कैपिटल एल का मतलब होता है समेशन ऑफ जितने भी एम एल वैल्यू से, एम एल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जो वैल्यू से, ठीक है, उनको ऐड कर दो कि कैपिटल एल मिल जाएगा। वंस यू गेट कैपिटल एल तो आपको 12+1 मिल जाएगा। 12+1 का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। समझाता हूं मैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इस वाले में सेट पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दूँ मैं लेफ्ट में, सो दैट मैं एक ही लाइन पे सबको कर पाऊँ। जस्ट सेकेंड, यस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल वैल्यू, कैपिटल एल वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे फिर 2L+1 वैल्यू निकालेंगे। ऑल राइट, कैसे? देखो, आपको बताइए जो पी सबशेल है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होता है, Px, Py, Pz। और 3 ऑर्बिटल क्यों होते हैं? क्योंकि पी सबशेल के लिए जो एल वैल्यू है ये 1 होता है, तो एम वैल्यू होता है -1, 0+1। 3 एम वैल्यू, इसलिए 3 ऑर्बिटल इन पी सबशेल। अब एक का एम वैल्यू, तो यहाँ पे सारे एम एल वैल्यूज लिखेंगे, एम एल या एम। हाँ, एक पहले के लिए -1, 0+1, -1, 0+1, -1, 0+1, -1, 0+1, -1, 0+1, -1, 0+1। याद है आपको? -1 और +1 Px Py को रिप्रेजेंट करेगा कोई भी, और 0 Pz को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली हमें ऑर्बिटल्स को अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज दे रहा। ऑलराइट, और एल वैल्यू कैसे निकलेगा? एम एल को समेशन करके, मतलब क्या, एम एल वैल्यूज को ऐड करके। जैसे मैं एक दिखाता हूं आपको, इस वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अप स्पिन डाउन स्पिन नहीं देखना है, वो तो हमने पहले ही देख लिया। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है -1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका एग्जैक्टली -1 है। तो क्या करेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए -1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी -1, एक और इलेक्ट्रॉन जिसका 0 है, एक और इलेक्ट्रॉन जिसका +1 है, फिर 0 है, फिर +1 है। समझ में आ गया? रैंडमली एक और मैं और दिखाता हूं, जैसे कि मान लो ये देख लो, ये वाला। अगर हम ऐसा करें इसमें, या फिर इसमें कर लेते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका -1, दूसरा इलेक्ट्रॉन है 0, तीसरे का भी 0, चौथे का +1। तो मतलब एक का -1, फिर 0, फिर 0, फिर +1, ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे सबको, क्या मिलेगा मुझे? +1 -1 कट जाएगा, -1 मॉड मतलब 1। इस वाले केस में देखो, एक इलेक्ट्रॉन का -1, एक इलेक्ट्रॉन का -1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का 0, तीसरे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो +1 2 बार होगा। तो एक बार हम काम करते, सबका कर ही देते, -1 +0 +1 +1, ऐसे। फिर -1 +0 +0 +1, -1 -1 +0 +1, एंड सिमिलरली -1 +0 +1 +1। बस, ये सारे वैल्यूज आपको मिल गए। तो अगर आप इन सबको जोड़ देते हो, व्हाट यू गेट, इन सबको अगर आप जोड़ देते हो आपको क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है, देखो ये कट गया, इसे यहाँ पे कटा था, यहाँ पे भी ये कट गया तो 1, यहाँ पे -1 +1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे +1 -1 कटेगा, 1 आएगा, यहाँ पे +1 -1 कटेगा, 1 आएगा, यहाँ पे -1 +1 कटेगा, 0 आएगा। तो एल का वैल्यू 0 आ गया। 12+1 वैल्यू कितना आएगा फिर? इसका वैल्यू आएगा 3, 3,
1 3 3 1। इसका मतलब है मैक्सिमम 12 प्लस 1 का वैल्यू जो होगा दैट कन्फिगरेशन वुड बी स्टेबलाइज्ड, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। मतलब ये जो कन्फिगरेशन है और ये जो मतलब ये जो कन्फिगरेशन ये भी रॉन्ग है, ये कन्फिगरेशन ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, ये कन्फिगरेशन ये कन्फिगरेशन ये कन्फिगरेशन ये कन्फिगरेशन, ये चारों कन्फिगरेशन P4 के लिए करेक्ट है। आप बोलोगे सर चारों करेक्ट है, हमें तो लगा एक करेक्ट होगा। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। तो इसको मैं हटाऊँ पहले, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सबका स्पिन ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू हाईएस्ट भी है और सेम भी है। हाँ, इनमें से अगर किसी एक का हाईएस्ट होता तो उसको करेक्ट बोलते, बाकी को एलिमिनेट कर देते। ठीक है, अब ये चारों करेक्ट एक साथ कैसे हो सकता है? तो लेट मी जस्ट ड्रॉ देम। ये दो हो गए और यहाँ पे ये भी और दो हो गए। ये चारों कैसे करेक्ट है एक दूसरे के साथ? हाँ, तो P4 कॉन्फ़िगरेशन इनमें से कोई भी आप लिखो, यू आर राइट। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है? हम कैसे लिखे P4 कॉन्फ़िगरेशन? कंक्लूजन, बार बार तो आप ऐसे ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल के देख नहीं पाओगे ना, नहीं देख पाओगे ना, तो बार बार आप नहीं देख पाओगे। तो एक शॉर्टकट हमें चाहिए कि इस पूरे जो हमने रूल सीखा इसका मतलब क्या है। मतलब यह है, अगर आपको p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, p ऑर्बिटल में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, लेट मी जस्ट ड्रॉ p ऑर्बिटल्स। 4 पॉसिबिलिटी कैसे आता है, आई एम शोइंग यू। यस, तो आप ऐसे फिल करो कि पहला इलेक्ट्रॉन आप यहां पे दो, या पहला इलेक्ट्रॉन आप यहां पे दो, इट डजेंट मैटर, आई एम शोइंग यू। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन आप यहां पे दोगे, नहीं तो यहां पे दोगे। एक एक करके दिखाता हूं। पहला इलेक्ट्रॉन आपने यहां पे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप यहां पे दोगे, सेम स्पिन पे। सेम स्पिन पे मतलब जिस स्पिन पे पहला इलेक्ट्रॉन रखा है, सेम स्पिन पे आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रखोगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी सेम स्पिन पे रखोगे। मतलब जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, हर एक जगह पे एक एक करके फिल करना है। ऐसा नहीं कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे कर दिया, रॉन्ग। ठीक है, पहले आप एक सिंगल स्पिन के इलेक्ट्रॉन को पूरा हाफ हाफ करके फिल करो, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ हाफ करके फिल करोगे, एक बार ये हो गया, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे डाउन करके फिल करोगे, क्योंकि और अप स्पिन के लिए जगह नहीं है। तो यही कॉन्फ़िगरेशन यहां पे बना था। अब बोलोगे सर क्या इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है? हाँ, पहला इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में फिल करो, अप स्पिन में फिल करो, अप स्पिन में फिल करो। तो आप जरूरी थोड़ी है कि आप लेफ्ट में वापस आओगे, यहां पे वापस आना या फिर यहां पे वापस आना, एक ही बात है। तो आप यहां पे फिल करो, पहले फिल करो चौथे इलेक्ट्रॉन को, या फिर चौथे इलेक्ट्रॉन को लास्ट में फिल करो, बात एक ही है। पर आप बीच में नहीं कर सकते। देखो मैं बीच में किया था, मैंने ये वाला देख लो, आप 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 बीच में डाउन किया था, कट गया, एलिमिनेट हो गया, इसका एल वैल्यू कम हो गया। समझ में आ गया? तो हम या तो इस टर्मिनल पे या फिर इस टर्मिनल पे रख पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इसका रीजन आप बताना, ठीक है? हिंट देता हूं, px py pz के m वैल्यू चेक करना, ठीक है? समझ जाओगे। अब नहीं समझा तो भी ठीक है, चलेगा। अब इसमें आ जाओ, ये भी देखो कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। इसमें देखो आप क्या किया, हम ऐसा कर सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन थोड़ी अप स्पिन में रखना है, नहीं, पहला इलेक्ट्रॉन हम डाउन स्पिन में रख सकते हो, डाउन स्पिन डाउन स्पिन डाउन स्पिन, पर सारे डाउन रखने। फिर हम आप फिल करेंगे। आप कहां से फिल करेंगे? यहां से करेंगे। अच्छा, आपको यहां से नहीं, यहां से फिल करना है तो भी हो सकता है, डाउन स्पिन डाउन स्पिन डाउन स्पिन, चौथा यहां पे कर दो आप स्पिन। पर अब बीच में नहीं कर सकते, बीच में करोगे तो गलत होगा। देखो यहां पे भी गलत हुआ था, ये वाला डाउन डाउन डाउन, तीनों आप डाउन थे, फिर आप बीच में किया तो कट गया, रॉन्ग हुआ। मतलब ये होता है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को p सब शेल में फिल करना है, मैं दिखाता हूं एक एक करके।
जस्ट सेकेंड। तो आप कैसे करोगे फिर उसको फिल करने के लिए? सबसे पहले जैसे मान लो ये P1, P में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन, P में 4 इलेक्ट्रॉन, P में 5 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब फिल करोगे, आप पहले इलेक्ट्रॉन को यहां पे अप स्पिन में रखो या फिर यहां पे अप स्पिन में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं पहले इलेक्ट्रॉन को यहां पे रखूं या यहां पे रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बीच में नहीं रख सकता मैं। तो बाय कन्वेंशन हम लेफ्ट से ही शुरू करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे रखूंगा, मैंने अप स्पिन में रखा। क्या आप डाउन स्पिन में रख सकते थे? एब्सोल्युटली रख सकते थे। तो उसको भी, उसका पॉसिबिलिटी भी मैं यहां पे काउंट करूंगा। एक सेकंड, हाँ, इनके पॉसिबिलिटीज को भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूंगा, अप स्पिन में रख सकता हूं या पहले इलेक्ट्रॉन को मैं डाउन स्पिन में रख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। ये P1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैं लेफ्ट पे भी रख सकता हूं पहले इलेक्ट्रॉन को, राइट पे भी रख सकता हूं, दैट वो भी पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हो। वो भी करे क्या? तो वो भी कर लेते। तो उसके लिए मुझे एक नया स्लाइड्स चाहिए होंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो इसको काम करते हैं, फाइनल कंक्लूजन को यहां से उठाते हैं एंड देन यहां पे रख लेते हैं। यस, और P1 P2 सबको मैं हटाता हूं यहां से, ठीक है, एंड देन वी शुड पुट देम हियर। ग्रेट। और फिर मैं क्या करूंगा, सॉरी, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहां पे लिखा है इसका डुप्लीकेट, एक और डुप्लीकेट, ताकि सारे पॉसिबिलिटीज को आपको दिखा पाओ, ठीक है। तो P1 कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हो? पहले यहां पे अप स्पिन दो या फिर यहां पे डाउन स्पिन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक पूरा कर लूं, फिर अगला 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 चलेगा। पहला P1 यहां पे, पर अगर मैंने अप स्पिन यहां से शुरू किया तो P2 में यहां पे आप, यहां पे भी आप रखना पड़ेगा मुझे। मैं मिक्स नहीं कर सकता, डाउन नहीं कर सकता किसी एक को। फिर क्या करूंगा, अप ऑफ ऑफ, P3 हो गया। तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ, हर कोई हाफ हाफ करके फील हो गया। एक बार ये हो गया, फिर मैं P4 में जाऊंगा। अब अप स्पिन ऑन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं रह सकता। पाउली रिपल्सिव फोर्स याद करना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अप 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 डाउन। P5 में 5 इलेक्ट्रॉन, अप 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 डाउन डाउन, अप 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 डाउन डाउन डाउन। ये हो गया P6। P1 से P6 हम ऐसे कर सकते हैं, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। ये आता कहां से? इसी से आता है, 2 रूल से, ठीक है, हंस रूल से। पर ये रूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंप्लिसिटी के लिए दिस इज द कंक्लूजन। ऐसे आप करोगे, उस रूल का मतलब ही यही होता है। दूसरा, अब आप से नहीं डाउन स्पिन में करना चाहते हो तो करो डाउन, यहाँ पे डाउन डाउन, P3 में डाउन डाउन डाउन, P4 में डाउन डाउन डाउन। अब अप करना पड़ेगा, लेफ्ट से मैं अप कर रहा हूं। फिर ऐसा कर सकते हो, डाउन डाउन डाउन, अप अप, फिर से डाउन डाउन डाउन, अप अप अप। मतलब पहले आप फिल करो, फिर पेयर अप करके फुल फिल करो। इसको बोलते हैं फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, हमने लेफ्ट से शुरू किया था, क्या हम राइट से कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, पर बीच से नहीं कर सकते। मतलब क्या, यहां पे आप करो, फिर यहां पे आप करो, यहां पे आप करो, फिर यहां पे आप, यहां पे आप, यहां पे आप करो, सॉरी, यहां पे आप करो P3। फिर P4 में यहां पे आप डाउन कहाँ करना है? आप यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट राइट फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं राइट से शुरू कर रहा हूं। फिर क्या करूंगा मैं, अप 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 डाउन डाउन, फिर अप अप, उल्टा कर दिया मैंने, इस तरफ से कर रहे थे, अप 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 डाउन डाउन डाउन। कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक ही होता है, पर बीच में नहीं कर सकते शुरू, याद रखना बस। अच्छा, हम राइट से ही करेंगे, पर आप नहीं डाउन स्पिन से करेंगे। क्या हम कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। तो डाउन स्पिन, फिर डाउन डाउन, फिर डाउन डाउन डाउन, फिर डाउन डाउन डाउन, फिर अप। अच्छा, क्या हम अप स्पिन यहां पे ना देके यहां पे दे सकते हैं? एब्सोल्युटली दे सकते हो, पर बीच में नहीं दे सकते। समझ में आ गया होगा आपको। तो डाउन डाउन डाउन, अप
अप डाउन 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 अप अप अप। तो इनमें से कैसे भी आप फिल करो P1 से P6, नो प्रॉब्लम। जैसे आपने p ऑर्बिटल्स को फिल किया, सिमिलरली आप d के भी ऑर्बिटल इस तरीके से फिल करोगे। पहले हाफ हाफ करके फिल करोगे, फिर फुल फुल करके फिल करोगे। गॉट इट? तो दैट्स व्हाट हर्ट्ज रूल सेज कि इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कैसे करना है सबशेल या ऑर्बिटल्स में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल को समझने से पहले हम समझ लेते हैं अभी भी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, आपको याद होगा ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, सेकेंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, इतना काफी, और ऐसे इनफाइनाइट शेल से। करेक्ट? के शेल या फर्स्ट शेल, एल शेल या सेकेंड शेल, एम शेल या थर्ड शेल, एन शेल या फोर्थ शेल। अब इन सारे शेल्स में के शेल में छुपा होता है 1s सबशेल, इसमें होता है 2s और 2p सबशेल, इसमें होता है 3s 3p 3d सबशेल्स, इसमें होता है 4s 4p 4d 4f सबशेल। अगर मैं आपसे पूछूं यहां से यहाँ पे दूर जाने जितने शेल को लेके आप दूर जाओगे उतना एनर्जी क्या होगा? एनर्जी ऑफ शेल या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीज होता है ना? शेल की एनर्जी मतलब क्या? शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और फोर्थ शेल में, फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होगा फर्स्ट शेल से, यही मतलब है इसका। तो आप किसको पहले फिल करते हो? अगर शेल को फिल करने की बारी आए तो फर्स्ट शेल को पहले फिल करोगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन से। मतलब लोअर एनर्जेटिक शेल को पहले फिल करते हो, फिर हायर एनर्जेटिक शेल को फिल करते हो। शेल की फिलिंग की बात चल रही है जो आपने 9th-10th में सीखा होगा। पर अभी हम शेल के अंदर, हमें पता है कि शेल बस शेल अकेला नहीं होता, शेल के अंदर छुपा होता है सब शेल्स। फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल्स, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स। तो इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन, अब शेल के अंदर तो ठीक है इलेक्ट्रॉन पहले इस शेल में होगा, फिर इस शेल में होगा, फिर इस शेल में होगा, फिर इस शेल में होगा। पर अगर हम बोले शेल के अंदर किस सब शेल में होगा, जैसे पहले फर्स्ट शेल में होता है, फर्स्ट शेल में है 1s सब शेल, मतलब पहले 1s सब शेल फिल होगा। उसके बाद सेकेंड शेल फिल करोगे इलेक्ट्रॉन से। सेकेंड शेल को जब फिल करोगे, सेकेंड शेल में 2 सब शेल है, 2s 2p। तो 2s और 2p दोनों सेकेंड शेल के अंदर आता है। तो 2s 2p सबशेल में से कौन से सबशेल में पहले फिल होगा इलेक्ट्रॉन? कैसे पता करोगे? क्योंकि दोनों सबशेल तो सेकेंड शेल के अंदर आता है ना। तो इन सेकेंड शेल होगा, पर सेकेंड शेल में कौन सा सबशेल पहले होगा? 2s सबशेल पहले होगा, 2p सबशेल पहले होगा। ठीक है, ये हमें पता करना है। फिर मान लो सेकेंड शेल फिल हो गया, थर्ड शेल में जाना है। थर्ड शेल में जाने के बाद थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन 3s 3p 3d। थर्ड शेल में 3 सबशेल है, तीनों सबशेल में से पहले हम किसको फिल करेंगे, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, हमें नहीं पता। हमें शेल पता है कि तीसरा शेल करना है, पर उसके अंदर जो सबशेल है किसको पहले फिल करना है, सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन को किस सबशेल में पहले करना है, किस सबशेल में बाद में करना है। ये समझना है तो आपको अबव प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। गॉट इट? मतलब शेल की एनर्जी तो हमने बोर थ्योरी में समझ लिया, सबशेल्स के एनर्जी को समझना है। क्योंकि एनर्जी क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए एनर्जी बोल रहा हूं क्योंकि हमने शेल के टाइम पे लोअर एनर्जेटिक शेल को पहले फिल किया था, फिर हायर एनर्जेटिक शेल को फिल किया था। सब शेल के टाइम पे भी सेम, पहले लोअर एनर्जेटिक सब शेल को फिल करेंगे, फिर हायर एनर्जेटिक सब शेल को फिल करेंगे। सबसे लोअर एनर्जेटिक सब शेल कौन है? 1s, क्योंकि फर्स्ट शेल में है। पर 2s और 2p में से लोअर एनर्जेटिक कौन है, कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि तीनों, ये दोनों सब शेल सेकेंड शेल के अंदर ही आता है। 3s 3p 3d में से किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज्यादा है, कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि ये तीनों थर्ड शेल के अंदर आता है। तो मतलब हमें सबशेल का एनर्जी निकालना है, ये निकालेंगे हम अबव प्रिंसिपल के थ्रू। ऑल राइट, बट बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, हम इसको 2 तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसा बोलते हैं एनर्जी ऑफ सबशेल्स। एनर्जी ऑफ सबशेल्स, एनर्जी ऑफ सबशेल्स के दौरान एक होता है, 2 तरीके के सिस्टम हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सिस्टम,
हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, और दूसरा एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स में क्या होते हैं, वन ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मतलब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फील करना हो तब सबशेल की एनर्जी क्या होगा, और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फील करना है तो उस केस में सबशेल्स की एनर्जी क्या क्लासिफिकेशन कैसे होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे उसके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही है, क्योंकि उसके बाद सेकेंड शेल हो, थर्ड शेल हो, फोर्थ शेल हो, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है। इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बार बार मैं क्या बोलता हूं, शेल का एनर्जी मतलब शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसके अंदर पर देखो इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, शेल ये फर्स्ट शेल पास होता है, सेकेंड शेल दूर होता है, और आपको पता है जितने न्यूक्लियस से आप दूर जाओगे उतने क्या होगा, एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीज होगा, मतलब उस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रहा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट शेल में रखो, नहीं तो सेकंड शेल में रखो, नहीं तो थर्ड शेल में, नहीं तो फोर्थ शेल में। आप ऐसा नहीं कर सकते फर्स्ट में भी रखोगे सेकंड में भी रखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही है इसको फर्स्ट शेल में रखो, नहीं तो सेकंड, नहीं तो थर्ड, नहीं तो फोर्थ। और सेकंड शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर क्या है, फर्स्ट शेल के अंदर क्या है, एक ही सब शेल वन है, सेकंड में 2s 2p, यहाँ पे 3s 3p 3d, इसमें 4s 4p 4d 4f। शेल के अंदर जो सबशेल है, अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर 1s सबशेल में रखोगे ओ नो प्रॉब्लम, सेकेंड शेल में रखोगे तो क्या 2s और 2p दोनों दोनों पे रख पाओगे, नहीं, या तो आप 2s में रखोगे नहीं तो 2p में रखोगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए क्या होता है, शेल का एनर्जी तो इंक्रीज होता है एज यूजुअल, बट सबशेल की एनर्जी थोड़ा अलग तरीके से इंक्रीज होता है। कैसे, जैसे हमें पता है फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम है और दूर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा। इस पर्टिकुलर केस में सबसे कम एनर्जी फर्स्ट शेल का, फिर सेकंड, फिर थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन। सिमिलरली सब शेल की एनर्जी भी ऐसे डिवाइड होता है। मतलब क्या, इसका मतलब है अगर हम इनके एनर्जी ऑर्डर लिखे, किसके लिए अगेन, हाइड्रोजन जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रह सकता है बाकी जगह रहेगा नहीं, उस पर्टिकुलर केस में होता क्या है, एनर्जी ऑर्डर 1s जो कि फर्स्ट शेल में सबसे कम एनर्जी होता है क्योंकि सबसे क्लोज होता है। नाउ उसके बाद कहाँ रहेगा इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p में अगर आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जनरली फर्स्ट शेल में होता है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसके अलग अलग जो सबशेल है, सेकेंड शेल के अंदर जो अलग अलग सबशेल है उनके एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा, कि अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किसकी एनर्जी डिसाइड करोगे, सबशेल की एनर्जी हो, शेल की एनर्जी हो, इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका एनर्जी, है ना। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है होता है तो हाउ कुड यू डिसाइड द एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p सेम या डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों सेकेंड शेल के अंदर आता है तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा। सेम इज ट्रू फॉर दिस 3s 3p 3d, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है, 4s 4p 4d 4f एंड डॉट डॉट, सिमिलरली इट वुड गो ऑन। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए। इस तरीके का सब शेल के एनर्जी ऑर्डर होता है, समझ में आ गया। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है मतलब जिसमें एक से मोर इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, उस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उस केस में हर एक अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे साइमल्टेनियसली, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इस केस में जब आप इलेक्ट्रॉन सबशेल की एनर्जी निकालोगे ताकि आप उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाओ, किसको पहले फिल करना है किसको बाद में फिल करना है, तो उस सबशेल का एनर्जी निकालने के लिए, सो टू गेट एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स,
above principle is followed. उसके लिए हमें अबव प्रिंसिपल चाहिए. तो अबव प्रिंसिपल क्यों चाहिए? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सबशेल के एनर्जी ऑर्डर निकालने के लिए, ताकि मैं उसमें लोअर एनर्जेटिक सबशेल को पहले फिल कर पाऊँ, हायर एनर्जेटिक सबशेल को बाद में फिल कर पाऊँ. हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक के लिए सिंपल सा रूल है, जो शेल का एनर्जी ऑर्डर है यही सबशेल का एनर्जी ऑर्डर है. ये फर्स्ट शेल में सबसे कम एनर्जी, दोनों सेकंड शेल में दोनों की एनर्जी इक्वल, तीनों थर्ड शेल में तीनों की एनर्जी इक्वल, चारों फोर्थ शेल में चारों की एनर्जी इक्वल एंड सो ऑन. सुनाओ. तो इसी को यूज करके हम अभी अबव प्रिंसिपल को बना लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट अबव प्रिंसिपल्स टॉक्स अबाउट? अबव प्रिंसिपल. All right, let's talk about that. अबव प्रिंसिपल को हम कैसे उस केस में निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबव प्रिंसिपल का दो रूल है. पहले रूल 1, ठीक है, जिस सबशेल का n+l वैल्यू ज्यादा होगा उस सबशेल का एनर्जी भी ज्यादा होगा. सिंपल सी बात है. अगर n+l वैल्यू ज्यादा हुआ उस सबशेल का तो उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा. मतलब बताऊंगा. मान लो रूल 1 फेल होता है, उस केस में क्या होगा? उस पार्टिकुलर केस में आपको देखना है कि जिस सबशेल का n वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ऑफ सबशेल ज्यादा होगा. मतलब क्या? रूल 2 को तभी देखना है जब रूल 1 फेल होता हो. रूल 1 फेल नहीं होता है, रूल 2 को देखना भी नहीं है. एग्जांपल देता हूं मैं आपको. जैसे सबशेल कौन कौन सा है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p एंड सो ऑन. करेक्ट है. तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो केसेस हमने यहां पे ड्रॉ किया, इसमें हमें सबसे पहले n+l वैल्यू देखना है. देख लेते हैं और उसके बेस में हम एनर्जी ऑर्डर निकालेंगे सबशेल का. अच्छा, n वैल्यू कौन सा होता है? ये जो s के आगे वैल्यू होता है यही n वैल्यू होता है. व्हिच रिप्रेजेंट्स कि ये सबशेल एस सबशेल किस शेल के अंदर है ना. तो 1 इज सबशेल फर्स्ट शेल के अंदर है. तो n वैल्यू ये रहा. और l वैल्यू s के लिए कितना होता है आपको पता है? ये रूल ऑलरेडी कि यहाँ पे l वैल्यू और यहाँ पे ऑर्बिटल सबशेल का वैल्यू L0 1 2 3 SPDF ऐसे. तो 1s के लिए n+l होगा 1 + 0 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 एंड सो ऑन. और भी कर सकते हैं, इतना काफी है. तो सबसे कम n+l वैल्यू किसका है? सबसे कम n+l वैल्यू इसका है. देखो 1, मतलब 1 इसका एनर्जी सबसे कम है. तो 1 इसका एनर्जी सबसे कम है, चलेगा. उसके बाद 2s की एनर्जी देखो 2 है. ऐसा 2 वैल्यू किसी और का नहीं है, मतलब 2s की एनर्जी उससे ज्यादा है. पर अगर आप 3 देखते हो, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है. तो n+l सेम है, तो उसके बाद देखना n. तो इसका n है 2, इसका n है 3. तो जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका n कम उसका एनर्जी कम. तो जब n+l फेल कब होगा? ये रूल फेल कब होगा? जब n+l वैल्यू दोनों का सेम आ जाएगा. तब हम क्या देखेंगे? किसका n कम, इसका n कम तो इसकी एनर्जी भी कम. तो उसके बाद 2p, उसके बाद 3s. उसके बाद देखो ये 4, ये भी 4. करेक्ट. तो 3p और 4s. 4 है तो इसका n वैल्यू है 3, इसका n वैल्यू है 4. तो 3p उसके बाद एनर्जी और 4s का एनर्जी उसके बाद. उसके बाद देखो इसका 5 है, इसका 5 है, दोनों का 5 है. अच्छा, एक और 5 है यहाँ पे,
3 5 है। तो इसके जो हमने लिखा इसके हिसाब से इसका n वैल्यू है 3, इसका n वैल्यू है 4, इसका n वैल्यू है 5, मतलब 3D 4P उसके बाद 5S। गेटिंग इट और नॉट? सिमिलरली और भी करेंगे थोड़ा सा। ये 6 है, ये 6 है, मतलब इसके बाद इसका n है 4, इसका n है 5, मतलब 4D 5P। एंड लास्टली इसका जो हमने लिखा इसमें 7, मतलब 4F एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो इस तरीके से एनर्जी ऑफ सब शेल निकाला जाता है। ओके? और इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल में कैसे फिल करना हमें तो पता है, पर सब शेल में कैसे फिल करना है ये देखो, इस तरीके से फिल करना है। ऑल राइट, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। तो अब क्या इसको याद रखने का भी कोई शॉर्टकट है? द आंसर इज यस, एब्सोल्यूट। इसको याद रखने का, सबशेल के मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के सबशेल की एनर्जी निकालने का या याद रखने का एक शॉर्टकट है। कैसे? तो यहाँ पे हम पहले शेल को दिखाएंगे और शेल के अंदर छुपा हुआ सबशेल्स को लिखेंगे। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, सेवेंथ शेल, और भी कर सकते हैं। फर्स्ट शेल में छुपा हुआ 1s 2s 2p, थर्ड शेल में 3s 3p 3d, फोर्थ शेल में 4s 4p 4d 4f, फिफ्थ शेल में 5s 5p 5d 5f, 5g भी होता है, ऑल तो उसका काम नहीं है बट लिख लेते हैं यहाँ पे 6s, जस्ट अ सेकेंड, 6s 6p 6d 6f 6f 6g 6hp होगा, है ना? 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना? तो थोड़ा सा मैं क्या करना है उसके बाद, ये आप एक बार ड्रॉ कर लिया आपने, एंड देन व्हाट यू डू, थोड़ा सा लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। इस तरीके से आप क्रॉस करो, इतना सफिशिएंट। इसके नीचे का छोड़ दो, किसी काम का नहीं है ये, ठीक है? चाहो तो कर सकते हो, एनर्जी ऑर्डर आपको मिल जाएगा, फाइन। उसके बाद देखो कैसे मैच कराओगे इनको। तो इस तरीके से जोड़ना है, इस तरीके से आपको जोड़ना है हमेशा। आई एम सॉरी, इस तरीके से आपको जोड़ना है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से जोड़ना है। बाकी यहाँ पे डाल देते हैं। तो शुरू कहाँ से हो रहा है? अगर आप ढंग से देखो, शुरू हो रहा है 1s से, यहाँ से, देन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आई होप यू आर गेटिंग इट। एरो को फोकस करना प्रॉपरली। सबसे पहले कौन आता है? 1s। उसके बाद देखो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s एंड देन 4d 5p 6s एंड सो ऑन। तो यही ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। गॉट इट? दैट इज ऑल अबव प्रिंसिपल इज। हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चाहिए होगा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सबशेल की एनर्जी, पर अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक के लिए पूछे तो एनर्जी का ऑर्डर ये होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ये लास्ट क्वेश्चन चैप्टर और इस लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर के मिक्सचर क्वेश्चन है। n इक्वल्स टू 4a, n4a, l2 है, n4 मतलब 4, l2 मतलब spd 0 1 2 spd 4d, ml -2 है। -2 का मतलब क्या? डेफिनेटली 1 ml का वैल्यू मतलब कोई ना कोई d या तो xy होगा या फिर 4d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। आपको याद होगा ml के वैल्यू देख के कैसे ऑर्बिटल निकालते हैं।
और स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें जिसका स्पिन माइनस हाफ है। तो बेसिकली दे टॉकिंग अबाउट 4D ऑर्बिटल में कोई 4D सबशेल के, या तो 4D XY या फिर x² -y² ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरे का निकालते हैं। यहाँ पे 3 और यहाँ पे L2 मतलब D M है, यहाँ पे देखो +1 है। +1 मतलब या तो ये +1 मतलब क्या, +-1 में क्या था, XZ या फिर 3D YZ, इनमें से कोई एक होगा, और एक इलेक्ट्रॉन है जिस स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा है। ये हमेशा ही सही है, इंडिपेंडेंट है, तो इसको इग्नोर करो अभी। देन कमिंग टू दिस तीसरा, n = 4, L1 मतलब 4p और 0 मतलब 4pz की बात कर रहे हैं, है ना। अगेन लास्ट वन, n = 3, L = 1, तो 3p, m -1 मतलब 3px या फिर 3py की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ना पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ पे हमें एक्स ऑर्बिटल जो है यहाँ पे, इनका तो कुछ करना नहीं है, हमें शेल देखना है। तो दिस इज बेसिकली 4D, ये 3D, ये आपका 4p, ये आपका 3p। तो अब बेसिकली आप वो प्रिंसिपल लगा लो, हो जाएगा। देख के लग रहा है 3p पहले फिल होगा, फिर 4p, 3D, 4D। तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, 3p 4p 3D 4D। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले 3p आएगा, 3p के बाद 3D आएगा, देन 4p आएगा एंड देन 4D आएगा। तो 3p 3D, 3p 3D, 4p 4D। तो 3p 3D 4p 4D। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3p मतलब कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन 4, 3D होता है ऑप्शन 2, 4p होता है ऑप्शन 3 एंड 4D होता है ऑप्शन 1। ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, कौन सा, 1 मैक्स, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन बी। गॉट इट। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आप बॉब प्रिंसिपल्स के बेस पे। आगे बढ़ते, जब हमने ये सारे प्रिंसिपल सीख लिया, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते किसके, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के। तो शुरू हम किससे करेंगे, शुरू हम करेंगे हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताओ, हमने ये सीख लिया कि पहले देखो, पहले का जो कन्फिगरेशन है 8 9 10 का जो आपने सीखा था, के में 2,8 2,8,1 भूल जाओ, किसी काम का नहीं है। अभी हमें सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाना है, ठीक है, और सब शेल के बाद ऑर्बिटल्स में भी। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन दिख रहा है, एटॉमिक नंबर मतलब एक प्रोटॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले लोअर एनर्जेटिक सब शेल को फिल करेंगे, फिर हायर एनर्जेटिक सब शेल्स को फिल करते जाएंगे। सबसे लोअर एनर्जी सब शेल कौन है, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, है ना। तो 1s को पहले फिल करेंगे। तो 1s में हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे, लेट मी डिफरेंट कलर। 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2 रखेंगे और फिर 2s में 1 रख देंगे। पहले वाले शेल को, लोअर एनर्जेटिक सब शेल को फिल करना है, फिर हायर एनर्जेटिक सब शेल में जाना है। ऑलराइट, तो इसको हम, ये जो हो गया 1s सबशेल दिखता है। 1s सबशेल को अगर हम रिप्रेजेंट करें, 1s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जो खुद 1s होता है। तो इसको हम एक बॉक्स लेके ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन डाल सकते हो, डाउन स्पिन भी डाल सकते हो। बाय कन्वेंशन पहले हम अप स्पिन डालते हैं, फिर हम डाउन स्पिन डालते हैं। कन्वेंशन फॉलो करेंगे आप, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक अप एक डाउन हो गया। लिथियम के केस में देखो 1s2 2s1, तो 1s2 2s1 कैसे करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s1 में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1s2 किसका कन्फिगरेशन है, एक हीलियम नोबेल गैस का कन्फिगरेशन है। नोबेल गैस का सिंस कन्फिगरेशन है, तो नोबेल गैस कन्फिगरेशन मतलब 1s2 कन्फिगरेशन के जगह पे, मतलब इसके जगह पे या फिर इसके जगह पे आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में हीलियम दे सकते हो, या स्क्वायर ब्रैकेट में हीलियम रखने का मतलब 1s2 लिखना। तो आप इसको बिना लिखे आप अवॉइड कर सकते हो, बट याद रखना ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बस हम नोबेल गैस को ही रख सकते, किसी और को नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 1s2 और उसके बाद 2s1, ऐसे। अच्छा, बेरिलियम का क्या होगा, फिर हम हीलियम रख देंगे, तो 1s2 2s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना,
1s2 मतलब क्या, हीलियम, तो ऐसे लिखेंगे हीलियम और फिर 2s2, जिसको अगर हम बॉक्स करके ड्रॉ करेंगे, हीलियम इस तरीके से 2s2, समझ में आ गया। बोरॉन का फिर से हीलियम। नोबेल गैस को इस तरीके से लिखने का फायदा क्या है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका टाइम और जगह दोनों बच जाएगा, ठीक है। हीलियम और उसके बाद 2s2, अच्छा 1s हो गया, हीलियम मतलब 1s हो गया, देन 2s हो गया, 2s के बाद 2p होता है, क्योंकि 2s भी पूरा फिल हो गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, देन 2p में 1, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका हीलियम, 2s को अब ऐसे ड्रॉ करो, 2s2 और 2p, p सब शेल में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे, आप यहाँ पे ऐसे रखो, यहाँ पे ऐसे रखो, रख सकते हो, या फिर यहाँ पे ऐसे रखो, या फिर आप यहाँ पे भी ऐसे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाई कन्वेंशन हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और पहला इलेक्ट्रॉन अप स्पिन कर रखेंगे, कुछ भी और कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऑल आर राइट। तो बोरॉन, ठीक है। बोरॉन के बाद आगे बढ़ते हैं कार्बन। कार्बन का क्या होगा, अगेन हीलियम को लिखेंगे, देन 2s2 2p2, देन हीलियम 2s2 2p3, हीलियम 2s2 2p4, हीलियम 2s2 2p5, हीलियम 2s2 2p6। देखो ये भी एक और नोबेल गैस है, मतलब इसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनके में हम इसको यूज करेंगे टू सेव टाइम एंड प्लेस। ओके, आई शो यू। इसको ड्रॉ कैसे करें, हीलियम ऐसे, और ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। तो यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगे, तो आई एम डूइंग व्हाट, 2p 2s2 हमेशा है, तो आई एम इसको कॉपी कर लेते हैं टू सेव टाइम। ये हो गया, ये यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। तो हर बार हमने इसको इस तरीके से कॉपी कर लिया टू सेव प्लेस। अच्छा 2s2 के बाद 2p1 2p2। अब देखो हंस टूल यूज कर रहे हो आप, 2p3 2p4, आई एम सॉरी, आई हैव डन समथिंग नाउ, 2p1 तो यहाँ पे हो गया, 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, ऑल राइट। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। सोडियम, सोडियम से पहले नोबेल गैस नियॉन है, तो ये 2p6 तक तो झंझट खत्म, तो नियॉन को लिख देंगे सीधा टू सेव टाइम। अच्छा 2p के बाद कौन सा और बताएं, 2p के बाद देख लो, 2p के बाद होता है 3s, फिर 3p, फिर 4s, हाँ 2p के बाद 3s, मतलब 3s1 लिखेंगे कैसे, नियॉन 3s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ऑल राइट। अच्छा मैग्नीशियम, ये हो गया नियॉन 3s2, ड्रॉ कैसे करेंगे, नियॉन ऐसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। एल्यूमिनियम क्या होगा, नियॉन 3s2, 3s के बाद 3p होता है, 3p1 है ना, तो इसी को हमें बेसिकली रिपीट करते जाना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे 3p2 3p3 3p4 3p5, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कैसे करें, नियॉन 3s2 और 3p1, 3p में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो हम क्या करते हैं, इसको बार बार डुप्लीकेट कर लेते हैं ऐसे। तो 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 एंड देन 3p6। इसमें आर्गन, देखो एक और नोबेल गैस आ गया 3p6 कैसे, तो लेट मी जस्ट कॉपी द होल थिंग। 3p5 नहीं होगा, 3p6, और यहाँ पे भी डाउन स्पिन, डन। पोटासियम, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर्गन को यूज करेंगे। आर्गन के बाद 3p के बाद क्या होता है, देखो एक बार, 3p के बाद है 3d नहीं, 4s का एनर्जी कम होता है, 3d का एनर्जी ज्यादा होता है, 4s देन 3d। तो 4s पहले, 4s 1 और आर्गन 4s 2, तो आर्गन यहां पे रखेंगे, 4s 1 का मतलब है ऐसा, आर्गन 4s 2 का मतलब है ऐसा। एंड देन स्कैंडियम में क्या होगा, आर्गन, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ा बढ़ा के एलिमेंट्स का कर रहा हूँ।
4s2 और उसके बाद होता है 3d1, जिसका वैल्यू होता है आर्गन, ऐसे दिखता है आर्गन 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3d में 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसी को मैं रिपीट करता रहूंगा, ठीक है। लेट मी जस्ट यूज इट फॉर अदर एलिमेंट्स एज वेल। थोड़ा सा इसको मैं ऑर्गेनाइज कर लूँ। यस, ये दैट्स ऑल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्कैंडियम 3d1, देन 3d2, देन 3d3। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे चेंज करना है, 3d1 3d2 3d3, यहाँ पे पूरा 3d4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक है 3d3 तक, देन 3d4 कर लेते, देन 3d5 3d6 7 8 9 एंड फाइनली 3d10। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बट मैं दो जगह पे दो स्टार साइन दे रहा हूं, क्रोमियम में दिया मैंने और कॉपर में दिया, सॉरी, क्रोमियम में और कॉपर में। क्यों दिया? ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखा है, इट इज अ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम और कॉपर का। बाकी सबका एग्जैक्टली ओके, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। क्यों रॉन्ग है? देखो, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, देन आप यहाँ पे वापस आएंगे एंड देन विल मेक इट करेक्ट। ओके, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी ये निकालना सीखना है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैं डी से लिखा था, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, या पी से कर लेते चलो, या डी का भी कर लेते, दोनों कर लेते, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है और कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, इस ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक डी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम बोलते हैं फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये है फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, द स्टेटमेंट इज कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड configurations are more stable than any other configuration। बाकी कॉन्फ़िगरेशन से, यानी बाकी नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन से हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है उसको हम समझेंगे थोड़ी देर में, बट ये समझ लो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है उसके आसपास। जैसे ये आपका P3, ये आपका P6, ये आपका D5, ये आपका D10। तो अगर मैं यहां पे लिखूं स्टेबिलिटी P3 और P4 में अगर मैं कंपैरिजन करूं, D6 और D5 में कंपैरिजन करूं, D9 और D10 पे कंपैरिजन करूं, सिमिलरली मैं अगर P5 और P6 में कंपेयर करूं, तो P3 P4 में से हाफ फील्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, D5 D6 में से हाफ फील्ड है, D5 ज़्यादा स्टेबल है, D10 D9 में से फुल फील्ड है, D10 स्टेबल, P5 P6 में से P6 फुल फील्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल होता ही है। क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में हम बात करेंगे।
बट इसको क्योंकि होता है ऐसा तो विल कम बैक, वी विल कम बैक हियर। जब यहाँ पे आएंगे कॉपर में देखो 4:3d4, 3d4 का मतलब है एक और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाता तो आराम से 3d5 बन जाता और ये हाफ फील्ड हो जाता, पर इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से? इस पर्टिकुलर केस में एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d पे जंप करेगा, यहां से यहाँ पे जंप करेगा। अगर जंप करेगा तो हाउ डज इट लुक लाइक? उस पर्टिकुलर केस में दिखेगा आर्गन 4s1 1 2 3 4 3d5। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? आर्गन 4s1 3d5। ठीक है, 4s1 3d5। तो इट लुक्स लाइक आर्गन 4s1 3d5। थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज करके और लिखूं मैं। तो दिस स्टेट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन ये रॉन्ग है, ये है करेक्ट। मतलब 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d पे जंप करेगा ताकि कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो पाए। ठीक है, सेम इज टू है यहाँ पे 3d9 है, 3d9 है तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है अनस्टेबल है? मतलब लेस स्टेबल है, स्टेबल तो है ही डेफिनेटली बट लेस स्टेबल है। अगर कॉन्फ़िगरेशन कम स्टेबल है तो क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन अगर कम स्टेबल है तो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होना चाहेगा, तो उससे हो करेंगे क्या? 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d पे जंप करेगा, जंप करते ही क्या होगा? इसका अभी का कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 4s1 3d10। आर्गन अगर मैं ऐसे लिखूं 4s1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली गलत है, ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। कॉपर और क्रोमियम में ऐसा होता है, करेक्ट। तो आप मुझे क्वेश्चन ये पूछोगे बस कॉपर और क्रोमियम में ही क्यों, कॉपर और क्रोमियम में ही क्यों होता है कि 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है? ये इसीलिए हो पाता है। आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे इस वाले कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ, सिलिकॉन। सिलिकॉन में देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे जंप करता तो ये हाफ फील्ड हो जाता 3p3, और यहाँ पे मतलब 3s1 3p3 कर लेते हम, पर इसमें तो हम नहीं कर रहे, उसमें क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ से 3p और 3s और 3p अगर आप ढंग से देखो, वापस आओ, 3s और 3p में से 3s का था 3n+l वैल्यू, 3p का 4, तो इसका n+l वैल्यू ज्यादा था, इसका n+l वैल्यू कम था, और जितना n+l वैल्यू बढ़ता है उसका एनर्जी बढ़ता है, इसलिए 3s और 3p का एनर्जी गैप अच्छा खासा है। एनर्जी गैप अच्छा खासा है मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप नहीं कर पाएगा, उसको बहुत सारा एनर्जी चाहिए होगा। एटम के अंदर इतना सारा एनर्जी अवेलेबल नहीं होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करे। गॉट इट? बट तो फिर यहां पे कैसे जंप कर रहा है 4s से 3d पे? अगर आप अच्छे से देखोगे 4s और 3d का n+l वैल्यू चेक करो, 4s और 3d का दोनों का n+l वैल्यू अगर चेक करोगे, 4s का एक्चुअली n+l वैल्यू कम है और 3d का n+l वैल्यू ज़्यादा है। बोलोगे सर यहाँ पर भी तो ठीक है कि इसका n+l वैल्यू कम, इसका n+l वैल्यू ज़्यादा, तो फिर इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा, तो यहाँ पर भी एनर्जी गैप है। बट एक और चीज़ है, 4s सब शेल फोर्थ शेल में है, 3d सब शेल थर्ड शेल में है, तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है। 4s फोर्थ शेल में है, 3d थर्ड शेल में है, 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है। तो क्योंकि ये बाहर की तरफ है पर इसकी एनर्जी कम है, तो थोड़ा अंदर की तरफ ड्रॉ कर लो,
ये अंदर की तरफ है पर इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसको थोड़ा बाहर की तरफ, तो इन दोनों का एनर्जी ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, तो इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आराम से 3D से 4s से इलेक्ट्रॉन 3D पे जंप कर सकता है। तो ये इसलिए ये चीजें बस कॉपर और क्रोमियम में टिल एटॉमिक नंबर 30 ये दोनों स्पीशीज में देखने को मिलता है, क्योंकि यही चीज यहाँ पे होता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता। आगे और सीखोगे क्लास 12 में डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में कुछ और एलिमेंट्स जहाँ पे ये होता है, बट अभी के लिए इतना ही। टिल 30 आपको इस चैप्टर में याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? सो अभी भी एक क्वेश्चन का आंसर देना बाकी है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं बाकी कॉन्फ़िगरेशंस। सो इसके लिए देयर आर टू डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। वन इज ये जो हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इनका स्टेबल होने का रीज़न है सिमेट्री। पहला रीज़न सिमेट्री होता है। देयर इज अनदर रीज़न विच इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। तो पहले हम सिमेट्री को समझ लेंगे एंड देन हम एक्सचेंज एनर्जी को समझेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। सिमेट्री क्या कहता है? जैसे मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मान लो p ऑर्बिटल्स ड्रॉ किया मैंने, ये p सबशेल है जिसमें 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज मैं दिखा रहा हूँ, करेक्ट। अगर आप देखोगे जैसे p1 p2 है, ये मान लो p3 है, ये मान लो p4 है या p5 है, ये मान लो p6 है, करेक्ट। तो ये आपका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और बाकी ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, राइट। तो अगर आप देखो इस केस में द होल थिंग इजंट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा पी सबशेल है जिसमें एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। 2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अपस्पिन स्टेट में है, तीसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स का जो तो ये तीनों ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिकली इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। पर आप इसमें देखो, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और सारे आप स्पिन में ही है। तो दिस इज फुली सिमेट्रिक सिस्टम, करेक्ट। अब इसमें देखो, इसमें अगर आप देखोगे ये अप ये डाउन, अप ये डाउन, पर ये बस अप, मतलब ये दोनों सिमिलर है बट तीसरा पूरा डिफरेंट है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। बट इसमें देखो जो है जैसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, सेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, सेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी है, तो इट इज अगेन सिमेट्रिक। तो जो हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है दे आर कंप्लीटली सिमेट्रिक, बट बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है नॉन सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। और सिंस ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये मोर स्टेबल है, और ये नॉन सिमेट्रिक सिस्टम लेस स्टेबल है। Yes, so symmetry is one explanation for the stability of the half field and full field configuration. There is another explanation which is called exchange energy. So what is exchange energy? Exchange energy का मतलब है exchange होना, ठीक है। exchange होने का मतलब होता है stabilized होना। अभी exchange stabilized, how do you like correlate these things? जैसे मान लो exchange energy क्या होता है, I'm telling you। मान लो ये आपका p सबशेल के p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ p ऑर्बिटल्स को मैं रिप्रेजेंट करूँगा। जैसे मान लो एक हो गया p2, एक p3, एक p4, एक p6। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जो अपस्पिन में ऑलरेडी, ये अपस्पिन के इलेक्ट्रॉन दूसरे अपस्पिन के इलेक्ट्रॉन के साथ अपने जगह एक्सचेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएगा। ऐसा करने से कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस आएंगे? एब्सोल्युटली नो।
ये आप स्पिन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो कन्फिगरेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब अप स्पिन के इलेक्ट्रॉन दूसरे अप स्पिन के इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी जगह एक्सचेंज कर सकता है। तो कितने बार एक्सचेंज पॉसिबल है? एक ही एक्सचेंज पॉसिबल है। तो नंबर वन एक्सचेंज, एक बार एक्सचेंज पॉसिबल है। इस बार देख लो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज कर सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज कर सकता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। कितने एक्सचेंज पॉसिबल हुआ? और सबका स्पिन देखो, अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन, स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए इसके एक्सचेंज के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक्सचेंज पॉसिबल है। इस वाले केस में आ जाओ, ये जो सिस्टम है यहाँ पे, ये जो अप स्पिन के इलेक्ट्रॉन है ये इस अप स्पिन इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, सेम इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी इस अप स्पिन के इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, और ये दोनों भी आपस में एक्सचेंज कर सकता है। ये जो डाउन स्पिन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इट कैन नॉट शो एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज। क्यों? और कोई डाउन स्पिन के इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे। तो इसमें भी कितने? 3 एक्सचेंज पॉसिबल है। इसमें आ जाओ, इसमें अगर देखो जो अप स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, मैं इनको येलो कलर से समझाता हूँ। एक अप स्पिन के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, और इवन इस आपस में इस तरीके से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जो डाउन स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी आपस में कैसे करेगा? डाउन डाउन करेगा इस तरीके से, देन एक और डाउन डाउन करेगा इस तरीके से, और ये दोनों भी आपस में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्शन 3 + 3 = 6 एक्शंस पॉसिबल है। तो सबसे ज़्यादा एक्शंस यहाँ पे पॉसिबल होता है, ठीक है, और बाकी सबसे कम यहाँ पे होता है। जैसे अगर आप P1 लिखते तब तो किसके साथ एक्सचेंज करेगा? एक्सचेंज नहीं कर सकता था। मतलब एक अप स्पिन के इलेक्ट्रॉन दूसरे अप स्पिन के इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। और एक डाउन स्पिन के इलेक्ट्रॉन दूसरे डाउन स्पिन के इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे इसका मतलब सर इसका और इसका एक्सचेंज एनर्जी सेम है, तो ये दोनों तो इक्वल स्टेबल होना चाहिए। आप क्यों बोलते हो हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन दिस? क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। आप 2 फैक्टर है ना, एक सिमेट्री, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। ये इसका एक्सचेंज एनर्जी 3 है और ये सिमेट्रिक भी है। एक्सचेंज एनर्जी तो इसका 3 है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। दैट इज वाई दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। ऑलराइट, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल तो है ही बिकॉज ऑफ सिमेट्री एज वेल एज एक्सचेंज एनर्जी। ऑलराइट, तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज कर पाएगा उतना ज़्यादा सिस्टम स्टेबलाइज होगा। एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा सिस्टम सिमेट्रिक होगा उतना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। तो इसलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड कन्फिगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ यहाँ पे। अब D5 का एक्सचेंज नंबर ऑफ एक्शंस निकालो। D5 कॉन्फ़िगरेशन का नंबर ऑफ एक्शन, D4 का नंबर ऑफ एक्शंस, D9 का नंबर ऑफ एक्शंस। एक्शंस का नंबर, हाउ मेनी एक्शंस विल बी पॉसिबल, ये निकालो। अगले क्लास के शुरुआत में आई विल टेल यू दी आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग बैक टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? जैसे हमें मान लो एक मेटल है Fe, ऑलराइट, या Fe छोड़ो, पहले सिंपल लेते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नियॉन 3s2 3p1, करेक्ट। तो अगर आप इसको और ब्रेक करके लिखोगे, नियॉन मतलब क्या? हीलियम 2s2 2p6, या फिर एक काम करते हीलियम भी नहीं लिखते, एक बार में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो अगर आप ढंग से देखो, ये आपका फर्स्ट शेल का सब शेल है, ये आपका सेकंड शेल के सब शेल से, और ये आपका थर्ड शेल के सब शेल से। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अब इनमें से वैलेंस शेल कौन सा है? ये जो है ये वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर पाता है? निकल पाता है आराम से। तो अगर मैं एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ बनाना चाहता हूँ, अब मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहता हूँ? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो वैलेंस शेल के अंदर के नहीं, वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स, इनको हमें निकाल देना है। जब हम निकाल देंगे, हाउ डज इट लुक लाइक? ये या तो नियॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाए क्योंकि आपने इन सबको निकाल दिया, 3s2 और 3p1 के इलेक्ट्रॉन्स को। या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, इस तरीके से लिखना 1s2 2s2 2p6, बस दैट्स ऑल। मतलब आपको बस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालना है और निकाल के आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करना है, करेक्ट। और इवन अगर इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना हो तो वैलेंस शेल में लाके इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, क्योंकि उससे पहले वाले सारे शेल के सब शेल्स फुलफिल्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे मान लो आपको O2- के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है।
कैसे निकालोगे? बहुत ईजी है। यहाँ पे हीलियम 2s2 2p4, ये आपका O2 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, O2 माइनस का नहीं, ऑक्सीजन का। अब O2 माइनस का अगर निकालना चाहोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ पे करोगे? पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बिकॉज इसमें 3 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, मैक्सिमम रह सकते हैं। अभी कितने हैं? 4 है, और 2 आ सकते हैं। हीलियम और 2 को ऐड कर दो, 2s2 2p6, ये आपका O2 माइनस का हो गया कन्फिगरेशन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन निकालना भी है वैलेंस शेल से निकालना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तब भी वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। गॉट इट? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अगर हम ले लेते हैं, नंबर 3, जैसे मान लो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिखते हैं, तो यह होता है आर्गन 3d10, I'm sorry 3d6 4s2। इसमें मुझे देखो अगर मान लो मुझे यहाँ से Fe2+ और Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूँ? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 3d और 4s, यही दोनों क्या है? वैलेंस शेल में प्रेजेंट। अगर आप इसको और ब्रेक करके लिखना चाहोगे तो आर्गन की जगह पे नियॉन लिखो, 3s2 3p6 3d6 4s2। अब बोलोगे सर 3d6 और 4s2 में ऐसा कन्फिगरेशन क्यों होता है? याद है वो आप प्रिंसिपल में 4s का एनर्जी कम होता है, 3d का एनर्जी ज़्यादा होता है, तो 4s पहले फील होता है, 3d बाद में फील होता है। तो ये बिकॉज ऑफ दिस रीजन 4s कन्फिगरेशन, जो 4s के इलेक्ट्रॉन पहले फील होगा, 3d के इलेक्ट्रॉन बाद में फील होगा। बट ये तो ठीक है, बिकॉज ऑफ एनर्जी ऐसा था। अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तब कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि 4s पहले फील हुआ था तो इसलिए 4s से निकालेंगे, या फिर 3d बाद में फील हुआ तो 3d से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तब तो हम अबव प्रिंसिपल के हिसाब से शेल की एनर्जी देके लोअर एनर्जेटिक सब शेल को पहले फिल करेंगे, हायर एनर्जेटिक सब शेल्स को बाद में फिल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? उस केस में जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखा, आपको हमेशा वैलेंस शेल से निकालना है। अगर आप ढंग से देखो, ये पूरा 3s 3p 3d ये आपको अंदर का शेल है, और 4s क्या है? अकेला यहाँ पे वैलेंस शेल है। तो अगर Fe2+ करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कहाँ से? वैलेंस शेल से। ये आपका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल का 4s सब शेल है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या मिलेगा? नियॉन 3s2 3p6 3d6 है, या फिर इसको वैसे भी कर सकते हो, आर्गन 3d6 ओनली, नो प्रॉब्लम। ये हो गया Fe2+ का। अब अगर मुझे Fe3+ का कन्फिगरेशन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूँ? तो क्या है, देखो 2+ से तो ऑलरेडी निकल गया, अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं, तो अभी हमें 3d से निकालना है, तो आर्गन 3d5 हो जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, फिल करना है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, तो आप वो प्रिंसिपल फॉलो करो, लोअर एनर्जेटिक सबशेल को पहले, हायर एनर्जेटिक सबशेल को बाद में फिल करो। बट इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो आप आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करो। गॉट इट? तो इस तरीके से आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला जाता है। मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ इसमें। अब कॉपर 2+ के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालो, जिंक 2+ का निकालो, क्रोमियम 3+ का निकालो। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। अब पहले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना, फिर उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना। अगर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया और निकालना है तो उसके पहले वाले शेल से निकालना। फिर आप समझ में आ गया? बस दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ आयंस। मैग्नेटिज्म क्या होता है? देखो, मैग्नेटिज्म मतलब है आपके पास एक मैग्नेट है, एक सब्सटेंस या तो मैग्नेट की तरफ खींच के मैग्नेट के पास जाएगा, या फिर बिकॉज ऑफ रिपल्शन मैग्नेट से दूर जाएगा। तो यहाँ पे हम सब्सटेंस मतलब हम एटम की बात कर रहे हैं। तो एटम को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एटम को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी 1 इज पैरामैग्नेटिक एटम और कैटेगरी 2 इज डायमैग्नेटिक एटम। पैरामैग्नेटिक एटम और दूसरा डायमैग्नेटिक एटम। पैरामैग्नेटिक एटम हम किसको बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक एटम का मतलब ये होता है ऐसा एटम जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, या जिस एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ऐसे एटम या आयन जिसके पास नो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है।
बस इतना सा आपको देखना है। तो इसके लिए आपको उस एटम या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर हीलियम का कन्फिगरेशन लिखूँ, इसका होता है 1s2। क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो नहीं है मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा। पर अगर मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ, आर्गन 1 2 3 4 5 एंड देन ये 2s 1s कन्फिगरेशन, 1s में 2, ये 3d और ये 4s। क्रोमियम का कन्फिगरेशन है 3d 5 4s2, आई एम सॉरी 4s1। तो इसमें अगर देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अरे एक हो या 6 हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बस होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दिस ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, दैट इज ऑल। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अप स्पिन डाउन स्पिन करके पेयर अप करके है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, तो उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। अब जो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2, और इसका यूनिट होता है BM, बोर मैग्नेटन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटन। ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट का सिस्टम। ओके, बोर मैग्नेटन, करेक्ट। अब यहाँ पे n क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो एक बात बताओ मुझे अभी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस पर्टिकुलर जगह पे म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n प्लस 2। n का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इंटू 6 प्लस 2 इतने BM, दैट गिव्स यू व्हाट? तो 6 + 8 इंटू 6 48, 6.9 के आसपास, 6.95 के आसपास, 6.95 कर लो, 6.95 के आसपास। दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर कोई सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? इसका म्यू वैल्यू आएगा n इंटू n प्लस 2, फॉर्मूला लिख लेते पहले, BM। एंड इसका डायमैग्नेटिक है मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है? 0 है। n का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी 0 BM आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। समझ में आ गया? ग्रेट। अनदर प्रॉब्लम, अनदर कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमने बोर थ्योरी में समझा था, अब थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है, और मान लो एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को हम लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के पास टू काइंड ऑफ मोशन होता है। एक इसके पास ऑर्बिट में जब ये रिवॉल्व करता है इस तरीके से, इसके पास ऑर्बिटल मोशन आ जाता है, और जब ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, अपने एक्सिस मतलब ये इलेक्ट्रॉन का खुद का एक्सिस है, इस पे एक्सिस से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, तो उसके पास आएगा स्पिन मोशन। बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है। स्पिन मोशन, बिकॉज ऑफ स्पिन मोशन इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है। ऑलराइट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप कैसे निकालोगे? इसको निकालने का तरीका क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने एल हम इसको बोलेंगे, इसका √L इंटू L प्लस 1 h/2π, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एल क्या है यहाँ पे आपको पता है? एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है, दैट उसके ऊपर डिपेंड करके आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। आई विल गिव यू एग्जांपल। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? इसके लिए कैपिटल S अंडर स्पिन क्वांटम नंबर S इंटू S प्लस 1 √h/2π। ऑलराइट, अब ये जो S होता है ना, इसका वैल्यू हमेशा ही आपको, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है? प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो इसका मॉड वैल्यू अगर आप लेते हो दैट इज नथिंग बट हमेशा हाफ। अगर हमेशा हाफ है तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा? तो
एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर के वैल्यू के हिसाब से हाफ इंटू हाफ प्लस वन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, h बाई 2 पाई, दैट गिव्स यू व्हाट, दैट गिव्स यू प्लस वन 3/2, 3/2 तो 3/4, तो √3/2 h/2 पाई, ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है, तो हमेशा इसका वैल्यू यही आएगा फिर। बट ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसका वैल्यू अलग अलग आ सकता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में प्रेजेंट है और रिवॉल्व कर रहा है। तो नाउ मान लो मैं डिफरेंट यहाँ पे सबशेल लिखता हूँ, या ऑर्बिटल्स में लिख सकता हूँ कभी कभी, और उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उनका एल वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा मैं, और कैपिटल एल मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में उनका निकालूंगा। ऑलराइट, तो कैसे निकालते हैं इसको, बहुत ईजी है। मान लो पहले 2s है, 3d है, या 4pz है, समथिंग लाइक दैट, ओके। ऐसे ऑर्बिटल भी दिया हो सकता है, या फिर ऐसे 3d जो सबशेल भी दिया हो सकता है। ये सबशेल है और ये ऑर्बिटल है। ऑलराइट, 2s का एल वैल्यू बताओ। एस सबशेल एल वैल्यू है 0, डी सबशेल 2, पी सबशेल 1। ऑलराइट, अब पी सबशेल में pz हो, px हो, py हो, डजेंट मैटर, सबशेल p है तो एल वैल्यू 1। तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 h/2 पाई, दैट इज नथिंग बट 0। इसका कितना आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 h/2 पाई, मतलब इट गिव्स यू 2 प्लस 1 3 से √6, सो √6 h/2 पाई। अच्छा, h/2 पाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √6, जस्ट अ सेकेंड, √6 h कट। h कट का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख दूं मैं, h कट का मतलब है h/2 पाई होता है। कभी कभी h/2 पाई के जगह पे h कट लिख देते हैं, तो h कट का मतलब है h/2 पाई। ऑलराइट, देन इसका वैल्यू क्या आएगा, √1 प्लस 1 h/2 पाई, that gives you what, that gives you exactly 1 plus 2, √2 h/2 पाई, नथिंग बट √2 h कट। तो इस तरीके से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालोगे। नाउ लेट्स सॉल्व few questions on this. Okay, so this is a JEE Main 2025 question which says there are two statements given. In the light of the above statements, choose the correct answer from the option given below. A spectral line will be observed for a transition. Okay, I think something is missing. Okay, ये जो information है यहाँ पे नहीं होना चाहिए. This information must be here. For a transition 2px to 2py. Alright, and statement 2 is saying 2px and 2py are degenerate orbitals. Alright, सबसे पहले अगर आप 2px और 2py देखो, 2px 2py 2z 2pz, ये तीनों पीस 2p सबशेल के अंदर आता है। ये 2p सबशेल का, ये 2px है, 2py है, 2pz है। अब 2p सबशेल के तीनों 2p सबशेल के तीनों ऑर्बिटल्स x y z ये होते हैं तीनों डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। ये तीनों क्या होते हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz। इसका मतलब होता है सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। ऑलराइट, तो अगर इनका एनर्जी सेम है 2px 2py 2pz, तो सेम एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे जंप किया तो सेम एनर्जी अगर दोनों का है तो ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। अब्सॉर्ब भी नहीं करेगा, रिलीज भी नहीं करेगा। तो स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे मिलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस तो तब मिलता है जब एनर्जी एमिशन या अब्सॉर्ब होता है। एमिशन होगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम, अब्सॉर्ब होगा तो अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। याद है आपको, कब होता है अब्जॉर्प्शन या एमिशन, जब ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आता है तो एनर्जी का एमिशन होता है, लोअर टू हायर जाता है एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है। अगर दोनों का एनर्जी सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ पे सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई डिफरेंस है, एनर्जी का कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो एनर्जी एमिशन एब्जॉर्प्शन की होगा। अगर एनर्जी एमिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो देयर विल बी नो लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, गलत स्टेटमेंट। कमिंग बैक टू स्टेटमेंट 2, 2px and 2py are degenerate orbital. Absolutely, that is correct statement.
तो ऐसे ऑप्शन जिसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो, ऑप्शन 1 करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question, it is said that for a hydrogen atom, the orbital या orbitals with lowest energy, किस ऑर्बिटल का लोएस्ट एनर्जी है ये पूछा है. अच्छा, हाइड्रोजन एटम के लिए आपको पता होगा 1s 2s 2p इक्वल एनर्जी होता है, 3s 3p 3d इक्वल होता है. आई होप यू कैन रिमेंबर इट. तो यहाँ पे किसका लोएस्ट एनर्जी है ये पूछा है. लोएस्ट एनर्जी मतलब कम से कम एनर्जी. तो 4s 3p 3d 3d 4p. तो मतलब ये जो 3p ये सब कुछ क्या है, 3s 3p 3d इसी में आता है ना. मतलब ये जो b c और d है ये सब कुछ या तो 3p है नहीं तो 3d है. और आपको 3p 3d दोनों की एनर्जी क्या होता है आप देखो, सेम होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए. तो लोएस्ट एनर्जी किसका है, इनका है. क्यों लोएस्ट, क्योंकि बाकी जो है 4s 4p में आता है, 4s 4p तो इसके बाद आएगा तो उसका एनर्जी ज़्यादा होता है. और 3s 3p 3d का एनर्जी 4s 4p से कम होता है. और ये हाइड्रोजन के लिए 3s 3p 3d तीनों का एनर्जी इक्वल भी होता है. करेक्ट. बिकॉज ऑफ दिस रीजन बी सी डी ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. इनका लोएस्ट एनर्जी है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन, देखो दो चीजें होते हैं, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक. ये था हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए, ये था मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए. ओके. Which of the following orbitals will be described by 3 quantum numbers will have same energy in absence of electric and magnetic field? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं रहता है तो किस ऑर्बिटल का सेम एनर्जी रहेगा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए. मतलब बेसिकली आपको अब प्रिंसिपल लगाना है. समझाता हूं. अगर मान लो ये जो N1 L0 M0 इसका मतलब क्या है, N1 मतलब 1, 0 मतलब S और M0 मतलब कुछ नहीं, 2S कुछ नहीं, 3p, अच्छा 3p तो है, m का वैल्यू +1 है. या याद है आपको +-1 में क्या होता है, या तो px 3px है या फिर 3py, xy में से कुछ भी हो सकता है. देन 3d +-1 मतलब 3d. अब यहाँ पे x² - y² हो सकता है या फिर 3d xy हो सकता है. इन दोनों में से कोई एक हो सकता है. एंड लास्टली दिस वन 3d z², 0 मतलब z² होता है. तो बेसिकली यहाँ पे पूछा है अगर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आपको याद होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का डेवलपमेंट देखा गया था, राइट. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बेसिकली यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस है मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डेवलप होगा ही नहीं. तो हमें बस इन दोनों को देख के निकालना है. मतलब ये जो 3px 3py इनको इग्नोर करना है, बस कंसीडर देम एज 3p. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. जस्ट लुक एट दिस. तो ये आपका हो गया 3p, ये आपका 3d, ये आपका 3d. पूछा इनमें से किसका मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम एनर्जी होगा. सेम एनर्जी किसका होगा, तो सेम ऑर्बिटल होने चाहिए, सेम सबशेल होने चाहिए. तो 3d 3d ये दोनों 3d को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1s 2s 3p को, मतलब ये दोनों का एनर्जी सेम होगा, मतलब d और e, क्योंकि दोनों बोथ ऑफ दिस d एंड d रिप्रेजेंटिंग सेम सबशेल. ओके, आगे बढ़ते हैं. इसमें से क्या करेक्ट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. अगेन हाइड्रोजन एटम का पूछ रहा है. हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f होता है एंड सो ऑन. हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक के लिए, राइट. तो यहाँ पे बोला है क्या करेक्ट नहीं है. पहली बात तो ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट मतलब सही स्टेटमेंट है. देन हाइड्रोजन के लिए 1s, ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड. ओके, ग्रेट क्वेश्चन. फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड थर्ड, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस. देखो हाइड्रोजन के लिए अभी हमने देखा फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ, ऐसे होता है. और बीच में सेकेंड के जितने भी सबशेल है, सब थर्ड के सबशेल है, फोर्थ के सबशेल है, सबका एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होता है. तो यहाँ पे देखो 1s है 2s है, तो 2s 2p का सेम होना चाहिए था, पर यहाँ पे 2p का ज्यादा दिखा रहा है 2s का कम हाइड्रोजन के लिए. मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. मतलब ऑप्शन सी ऐसे
और ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें सी हो, ये और ये, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कट गया पहले क्योंकि उसमें सी है नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। अब या तो इस ये रॉन्ग है और ए और डी, बी तो करेक्ट है आपको पता है, ए और डी में से रॉन्ग कौन सा है ये ढूंढना है हमें हाइड्रोजन के लिए। देखो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 1s 1s 1s, नो प्रॉब्लम। 2p और 2s दिया है, सेम ही एनर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहां तक सब कुछ करेक्ट है। देन 3d, उसके बाद 4s हाइड्रोजन के लिए, हाँ। देन 3d, उसके बाद 4s, मतलब ये करेक्ट है। देन 4s 3d, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, मतलब सी एंड डी। ये भी गलत हो गया, सी एंड डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने बोला है। बस इसको देखो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बस दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स को प्लैंक्स थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू आगे सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड अगेन रिमेंबर, ऑलवेज ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स। जब तक विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा नहीं आएगा। बाय बाय।